तो बेटा अभी तक की क्लासेस में हमने जो भी चीजें देखी हैं मेमोरी मैनेजमेंट में या मेमोरी एलोकेशन के टर्म में, उससे हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आ रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रैम या प्राइमरी मेमोरी को मैनेज कर सके। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि रैम को या प्राइमरी मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज कर सके। ठीक है, मतलब है क्या, अगर आप बात को समझें तो देखिए, जैसे अगर हमने देखा कि हमारे पास सीपीयू है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन हमने बात की हमारे पास रैम है या प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, सेकेंडरी डिवाइस है या हार्ड डिस्क है। चलो, अब यहां पास आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, P1 P2 ऐसा करते करते n नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। आप यहां से प्रोसेसेस को कहां भेजते हो? रैम में भेजते हो। ठीक है, तो रैम में कुछ प्रोसेसेस सेलेक्ट होके आते हैं और रैम की जो कहना चाहिए कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, साइज लिमिटेड होता है। तो बट ऑब्वियस है सम ऑफ द सिलेक्टेड प्रोसेसेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क वो आपके रैम में आ जाते हैं। तो आप देखो यहां पास क्या हुआ, P1 P2 P5 P7 ऐसे करके कुछ प्रोसेसेस रैम में आ गए। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था, अगर मैं स्टेट के टर्म में आपको बताऊं तो ये न्यू स्टेट हो गया। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में कोई आपको कैपेसिटी की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कितने भी प्रोसेसेस रिसाइड कर सकते हो। रैम आपका लिमिटेड साइज वाला है। ठीक है, कैपेसिटी आपकी क्या है, रैम की लिमिटेड है, तो आप हार्ड डिस्क से कुछ प्रोसेसेस को आप रिसाइड करते हो। इसको आप रेडी स्टेट भी बोलते हो। देन क्या करते हो आप, यहां से कुछ यहां से एक प्रोसेस को एट अ टाइम आप सीपीयू प्रोवाइड करते हो। जैसे मान लो P1 को सीपीयू मिला, ठीक है, और P1 मान लो आईओ डिवाइस के लिए जाता है, तो सीपीयू खाली नहीं होना चाहिए, तो फिर P2 यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है, P2 जैसे ही बाहर गया P2 चला जाएगा। इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, सीपीयू से रैम में भी रिटर्न हो सकता है, रेडी स्टेट में रिटर्न हो सकता है। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बाई डायरेक्शनल है। तो करने की हम कोशिश क्या करते हैं, हम करते क्या है कि रैम में हम कोशिश ये करते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एकोमोडेट हो पाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस, उनको हम एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जब भी सीपीयू फ्री हो तो हम रैम से प्रोसेस को सीपीयू के अंदर भेज सकें, या सीपीयू को हम फ्री ना बैठने दें, या आप ऐसा बोल सकते हो कि सीपीयू साइकिल्स वेस्ट ना हो, सीपीयू मैक्सिमम टाइम बिजी रहे। क्योंकि जैसे ही कोई भी प्रोसेस अगर इससे बाहर जाता है, चाहे तो आईओ डिवाइस के लिए या उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो दूसरे प्रोसेस को हम सीपीयू को दे सके, जिससे कि सीपीयू जो है और मैक्सिमम टाइम बिजी रहे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस आपको बेटर मिले। ठीक है, तो इस चीज को हमने एक टर्मिनोलॉजी बोला था जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने क्या देखा था कि हम मैक्सिमम प्रोसेसेस को रैम के अंदर एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन से द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कैन एकोमोडेट एफिशिएंटली। हम कोशिश क्या करते हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो और रैम में एकोमोडेट कर पाए, जिससे कि सीपीयू जो है वो मैक्सिमम टाइम बिजी रहे, मैक्सिमम टाइम बिजी रहे। ठीक है, तो बेनिफिट क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, जब भी सीपीयू बोलेगा कि मैं फ्री होने वाला हूं, आप मुझे प्रोसेस दो, तो मैं प्रोसेस दे पाऊंगा, जिससे फिर से प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में सीपीयू लग जाएगा। ठीक है, और सीपीयू जो है हमारा वो क्या ना हो, आइडियल ना बैठे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तभी क्या होगा आपको फायदा, तभी प्रोसेसेस जो होंगे वो आपके रैम में ज्यादा से ज्यादा होंगे, या रेडी स्टेट में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, तो उससे बेनिफिट ये होगा, आपका सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा। चलिए, इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है। ठीक है, अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी मैनेजमेंट के टेक्निक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें टेक्निक्स आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, उनमें से हम जो डिस्कस करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, होता क्या है,
अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट या एलोकेशन टेक्निक्स की बात करें तो जनरली इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनी प्रोग्रामिंग, दूसरा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर मैं यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करूं तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे जिसको हम 1960s में यूज करते थे, ठीक है, जब ऑपरेट 1960s या आप ऐसा बोल लो कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था 1970s के करीब, तो हम यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करते थे। यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम में होता क्या था, जैसे मान लो आपका रैम है, ठीक है, रैम की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका रैम हो गया या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो आपके पेरिफेरल्स चेक होते हैं, आपके डिवाइसेस चेक होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल्स कनेक्टेड डिवाइसेस चेक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बूटिंग जैसे ही स्टार्ट होती है रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड करता है, ठीक है, क्योंकि रैम को भी कहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मेमोरी चाहिए तभी तो एग्जीक्यूट हो पाएगा, मेमोरी तो चाहिए। तो बट ऑब्वियस है यहां अगर आप देखो तो यहां क्या हो रहा है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कहां रिसाइड करेगा, रैम के अंदर, ठीक है। तो जो आपका रैम होता है वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पहला पार्ट अगर आप देखो तो वो आपका ओएस एरिया कहलाता है, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, यूजर एरिया कहलाता है, ठीक है। तो आपका यूजर एरिया हो गया। तो चलो अच्छी बात है। अब मान लो कि ये 000 से लेकर इसका जो एड्रेस है वो 2000 तक है, ठीक है। तो कहां तक हो गया, वो आपका 2000 तक हो गया। तो बट ऑब्वियस है यहां आपको बात क्या समझ में आ रही है कि 2000 तक आपका जो एड्रेस है वो ओएस का रीजन है। वो किसका रीजन है, ओएस का। अगर ओएस का रीजन है तो यूजर जो है उसके अंदर प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, वो ओएस के लिए डेडिकेटेड है। तो एक कंप्लीट एरिया आपका ओएस के लिए डेडिकेटेड है, और ये जो एरिया यूजर एरिया है यहां आप प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है। तो जब हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल सिस्टम में होता क्या था, जो यूजर एरिया था, वैसे भी रैम की बात करें तो आज हमको क्या है, देखो तो 4 GB का रैम आता है, 8 GB का रैम आता है, 16 GB का रैम आता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो जो रैम की कैपेसिटी थी वो और भी कम थी, 64 MB, ठीक है, या और कम की बात कर लो आप, ठीक है, 16 MB। तो पहले जो रैम की कैपेसिटी होती थी और भी कहना चाहिए लिमिटेड होती थी, ठीक है। तो अगर लिमिटेड कैपेसिटी की बात करें तो उसमें ऐसा होता था कि एक बार में मैक्सिमम एक ही प्रोसेस को वो एकोमोडेट कर पाता था यूजर एरिया में, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनी प्रोग्रामिंग, ठीक है। दूसरा मैंने इसको बताया था कि ये जो 2000 वाला एड्रेस है इसको हम फैंस एड्रेस भी बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे, फैंस एड्रेस, ठीक है। फैंस एड्रेस को स्टोर कहां करते थे, फैंस रजिस्टर में, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता था आपको, अब आप क्या करते थे, अब मैंने आपको बताया कि ओएस एरिया में यूजर एरिया का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो आप क्या चेक करते थे कि अगर कोई प्रोसेस आता है मान लो P1 और उसको 5000 वाले एड्रेस की डिमांड है, तो हम क्या चेक करेंगे कि जो फैंस एड्रेस है, फैंस एड्रेस मतलब 2000, ठीक है, उससे 5000 बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है, अदरवाइज मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। सपोज दैट P1 जो था उसको 1800 वाला एड्रेस चाहिए। अब देखो 1800 जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 2000 है, ठीक है, मतलब लेस देन है, इक्वल टू तो बोलना गलत है, 1800 इज लेस देन 2000, ठीक है। तो देखो 2000 से लेस देन है, इसका मतलब जो प्रोसेस है वो डिमांड कहां की कर रहा है, ओएस वाले एरिया की कर रहा है, कहीं यहां की डिमांड कर रहा है, 1800 वाले एड्रेस की डिमांड कर रहा है। तो क्या होगा, उसको पर्टिकुलर मेमोरी एरिया नहीं एलोकेट होगा। क्यों, क्योंकि वो तो ओएस के लिए डेडिकेटेड है। तो कुछ हम ऐसा चेक करते थे, हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से फैंस एड्रेस का यूज होता था। तो यूनी प्रोग्रामिंग में हमारी रैम की जो कैपेसिटी होती थी लिमिटेड होती थी, तो एक बार में कोई एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाता था। जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था तो वहां मल्टीपल प्रोग्राम या प्रोसेसेस की बात करना ही गलत हो गई, केवल एक ही प्रोसेस है तो बट ऑब्वियस है सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां P1 प्रोसेस है और उसको मान लो रैम में हम लेके गए, ठीक है, मतलब आपने हार्ड डिस्क से एक प्रोसेस को उठाया और यूजर एरिया में रैम में एक प्रोसेस को आप लेके गए P1 को, ठीक है। तो सीपीयू के पास अगर P1 चला गया, ठीक है, और P1 को मान लो आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो अब तो सीपीयू क्या करेगा, वेट करता रहेगा, क्योंकि रैम में आपका कोई भी प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि एक बार में तो केवल एक ही प्रोसेस रिसाइड कर पाएगा। तो यूनी प्रोग्रामिंग में आप सीपीयू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते थे, ठीक है। यही चीजें अगर आप देखोगे
तो मैंने यहां डिस्क्राइब किया हुआ है यूनी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट में। ये मैंने आपके स्टडी के लिए रखा हुआ है, जो मैंने समझाया वही सारी चीजें यहां है। आप देखो, हियर द सीपीयू यूज इज पुअर एंड दस मल्टी प्रोग्रामिंग इज यूटिलाइज, इसलिए हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सीपीयू को देने के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, तो सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस का जैसे ही काम फिनिश हुआ, या मान लो अगर आईओ के लिए वो वेट कर रहा है, तो सीपीयू को फिर वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, या तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि P1 को आईओ डिवाइस का पूरा मतलब आईओ डिवाइस पूरी तरह से मिल ना जाए और उसको एग्जीक्यूट ना कर ले। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली सीपीयू साइकिल्स वेस्ट होंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, अब बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की बच्चे। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आपको कंसेप्ट क्लियर है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? वेरियस प्रोसेसेस कैन शेयर द मेमोरी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो देखो अब यहां बात आ गई कि अगर आपका रैम है, समझते चलना बात को, ये आपका रैम का एरिया हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी डिवाइस हो गया। ठीक है, ये आप सेकेंडरी डिवाइस की बात कर लो यहां, तो ये आपका सेकेंडरी डिवाइस या हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, तो यहां आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, P1 से लेकर Pn तक, क्योंकि ये हार्ड डिस्क का पार्ट है। रैम मेमोरी वाली बात आ गई। ठीक है, अब क्या हो गया, अब जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो बट ऑब्वियस है ओएस रीजन तो यहां भी होगा, यूजर एरिया में लेकिन आपकी कैपेसिटी बढ़ गई और यूजर एरिया में आप मल्टीपल प्रोसेसेस को रिसाइड कर सकते हो। इट मींस इन मल्टी प्रोग्रामिंग वेरियस प्रोसेसेस कैन शेयर द मेमोरी एट द सेम टाइम। इट मींस यहां पर सपोज दैट P1 है, P5 है, P12 है, P13 है। ठीक है, तो ये समझ लो 1 2 3 4 ऐसे 4 या 5 प्रोसेसेस एक बार में आ सकते हैं, या 10 प्रोसेसेस एक बार में आ सकते हैं। अभी भी रैम की जो कैपेसिटी है वो हार्ड डिस्क के बराबर तो है नहीं ना। ठीक है, लेकिन अब रैम की कैपेसिटी हमारी बढ़ गई तो हम एक से ज्यादा प्रोसेसेस को रिसाइड कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में वेरियस प्रोसेसेस कैन शेयर द मेमोरी एट द सेम टाइम। ठीक है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग देयर विल बी मोर देन वन प्रोसेस इन द मेन मेमोरी एंड इन इफ द रनिंग प्रोसेसर नीड्स सम आईओ। अब सपोज दैट यहां से कोई एक प्रोसेस को सीपीयू मिला। ठीक है, किसी एक प्रोसेस को सीपीयू मिला। ठीक है, अब जब इस प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, मान लो P1 को सीपीयू मिला, अब P1 जो है वो आईओ की रिक्वेस्ट करता है। अब सीपीयू जैसे ही फ्री होगा, यहां से मैं दूसरे प्रोसेस को भेज दूंगा सीपीयू के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास रैम में डिफरेंट प्रोसेसेस रिसाइड कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसको सीपीयू आप दे सकते हो। तो इन मल्टी प्रोग्रामिंग देयर विल बी मोर देन वन प्रोसेसेस इन द मेन मेमोरी और रैम, एंड if the running process मतलब P1 needs some IO, input output operation, then opposed to sitting on idle execution or idle condition, CPU will do a context switch and will pick another process for execution। तो CPU idle बैठने के बजाय क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस को पिक करेगा और उसको एग्जीक्यूशन के लिए मौका दे देगा। ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हुआ। अब जब मल्टी प्रोग्रामिंग की बात आ गई तो मेमोरी मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, क्योंकि अब यहां मेमोरी मैनेजमेंट की अब हमें जरूरत है, या मेमोरी को एलोकेशन की जरूरत है कि किसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कब करनी है। तो अब मेमोरी मैनेजमेंट की बात आएगी। तो जब हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मल्टी प्रोग्रामिंग को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो। एक होता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दूसरा होता है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस को फर्दर आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशन, दूसरा होता है वेरिएबल और डायनेमिक पार्टीशन। ठीक है, वैसे ही नॉन कॉन्टिग्यूअस को आप पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिवाइड कर सकते हो। आज जो हम देखेंगे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, और साथ में बात करेंगे फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो देखो बेटा, अगर मैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात करूं तो समझते हैं होता क्या है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। ठीक है, अब देखो, जब हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे
तो समझते चलो, कॉन्टिग्यूअस इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कॉन्टिग्यूअस मतलब आप क्या करना चाह रहे हो एक साथ, ठीक है, जो भी आप मेमोरी डिवीजन करना चाह रहे हो या मेमोरी का एलोकेशन करना चाह रहे हो वो ऑल टुगेदर करना चाह रहे हो। तो ठीक है, इसमें आप मेमोरी एलोकेशन कैसे करोगे, एक साथ मेमोरी एलोकेट करोगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आप क्या करते हो, आप सबसे पहले करते हो पार्टीशन बाउंड्री सेटअप करते हो। तो आप क्या करते हो, सेटअप द पार्टीशन बाउंड्री, सेटअप द पार्टीशन बाउंड्री, आप पार्टीशन बाउंड्री सेटअप करते हो, ठीक है। दूसरा, जो एक पार्टीशन होगा, वन पार्टीशन, जो भी एक पार्टीशन होगा, ठीक है, तो वन पार्टीशन allocated to one process only, एक पार्टीशन किसी एक ही प्रोसेस को मिलेगा, एक से ज्यादा प्रोसेस को एक पार्टीशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टीशन बाउंड्री सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेटअप क्या करते हैं, पार्टीशन बाउंड्री को, और दूसरा हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन किसी एक ही प्रोसेस को देंगे, ठीक है, पार्टीशन शेयर नहीं होगा, ठीक है। और ये जो एलोकेशन होगा वो कैसा होगा, एलोकेशन कॉन्टिग्यूअस होगा, कॉन्टिग्यूअस होगा, पार्टीशन वे में नहीं होगा, एक साथ ही एलोकेटेड होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो, मैं इसको अगर बड़े सिंपल उसमें समझाऊं तो सिंपल सा फंडा ये है कि मान लो ये आपका ओएस रीजन हो गया, ठीक है, ये आपका ओएस का एरिया हो गया। अब जो यूजर एरिया होगा उसको आप डिवाइड कर दो, पार्टीशन कर दो, ये मैंने पार्टीशन कर दिया, ये देखो ये पार्टीशन कर दिया। अब जो एक पार्टीशन होगा, ये जो पार्टीशन होगा, उस एक पार्टीशन में कोई एक ही प्रोसेस रिसाइड कर सकता है, एक पार्टीशन में केवल एक ही प्रोसेस रिसाइड कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ P1 प्रोसेस आ गया, ठीक है, और कुछ मेमोरी बची हुई है, ठीक है। जैसे मान लो P1 को चाहिए था 8 MB, ठीक है, P1 को 8 MB रैम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कितनी चाहिए थी, 8 MB की, ठीक है। और ये वाला जो ब्लॉक था वो 10 MB का था, तो P1 ने 8 MB ले लिया, अब 2 MB तो अभी बच गए। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लो P2 आता है और उसको 2 MB का रिक्वायरमेंट है तो इसी पार्टीशन को शेयर कर पाएगा, नहीं कर सकता हो, ठीक है। 2 MB वेस्ट जाएंगे लेकिन दूसरा कोई शेयर नहीं कर पाएगा, इस बात को ध्यान रखना। बिकॉज एक कैसा एलोकेशन है, कॉन्टिग्यूअस है। कॉन्टिग्यूअस का मतलब मैं जो मेमोरी ब्लॉक होगा, जो पार्टीशन होगा, वो केवल एक प्रोसेस को कंप्लीटली एलोकेट करूंगा, पूरा का पूरा एलोकेशन होगा। तो पार्टीशन जो होंगे वो शेयर्ड नहीं होंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलते चलिए बच्चे, यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो कॉन्टिग्यूअस आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा, कॉन्टिग्यूअस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, फिक्स्ड या उसी को बोलते हैं स्टैटिक पार्टीशन, दूसरा होता है वेरिएबल या डायनेमिक पार्टीशन। चलिए अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज टर्मिनोलॉजी को आज हम डिस्कस करेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, फिक्स्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक। तो फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशन की हम बात करेंगे, फिक्स और स्टैटिक पार्टीशन की, ठीक है। अब देखो, जो फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशन है इसको भी फर्दर आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। एक होता है अनइक्वल साइज पार्टीशन, और दूसरा होता है इक्वल साइज पार्टीशन, इक्वल साइज पार्टीशन। चलिए ठीक है, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशन। पहले समझते हैं ये आया कहां से। तो जब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब हम 1970s के अराउंड की बात कर रहे हैं, तो 1970s में जो सिस्टम होते थे उसमें हम मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही कर लेते थे, ठीक है, मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही कर लेते थे। ये जो फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशन की हम बात कर रहे हैं ये आज यूज नहीं होता है, लेकिन जो आज यूज होता है, जो मैकेनिज्म मेमोरी एलोकेशन के लिए या मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो टेक्निक यूज होती है, उसको समझने के लिए इसको आपको समझना जरूरी है। ये आज यूज नहीं होता है, ठीक है, फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशन आज यूज नहीं होता है। इसमें क्या होता था, हम पहले ही
सिस्टम में मेमोरी को कॉन्फ़िगर कर देते थे। फिक्स साइड पार्टीशन में हम पहले ही पार्टीशन फिक्स कर देते थे, ठीक है। 1970s के अराउंड की ये बात है, ठीक है। मतलब हमने पार्टीशन पहले ही फिक्स कर दिया, ठीक है, जिसमें हमें पहले से पता चल गया कि कितने पार्टीशन हो सकते हैं। अब ना तो उसको आप बढ़ा सकते हो ना ही घटा सकते हो, ठीक है। फिर कोई भी पार्टीशनिंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझते चलना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ये देखो, ये हमारा हो गया रैम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में मान लो ये आपका एड्रेस हो गया 00 और 00, ठीक है। ये आपका 0 हुआ और मैं ये लेके चलता हूं 2000 तक, आपका क्या होगा, ओएस एरिया, ठीक है। क्योंकि ओएस एरिया तो होगा ही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तो रिसाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसको तो मान लिया ओएस एरिया, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या हो गया, आपका यूजर एरिया। तो ये वाला पूरा पोर्शन यूजर एरिया हो गया, जहां जहां आप क्या कर सकते हो, यूजर के जो भी प्रोसेसेस हैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो, इस वाले पूरे के पूरे पोर्शन, ठीक है। तो अब मान लो मैं क्या करता हूं, यहां नंबर ऑफ पार्टीशंस करता हूं। तो देखो अब मैंने क्या किया, ऐसे कुछ पार्टीशन किया मैंने, कुछ ऐसा पार्टीशन किया, ठीक है। अब मान लो सपोज दैट ये मैंने जो पार्टीशन किया, पहला पार्टीशन वो 40 MB का है। वो कितने MB का है, 40 MB का, ठीक। हार्दिक लास्ट में पूछना जब मैं बोलूंगा, ठीक है। तो जो पहला पार्टीशन मैंने किया वो आपका क्या है, 40 MB का है। अब मैंने ये देखो आपका जो ये मान लो ये एड्रेस कहां तक चला गया, 2040, ठीक है। अब देखो दूसरा जो पार्टीशन मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो मैं कर रहा हूं मान लो 2060 तक, ठीक है। समझते चलना। अब उसके बाद जो मैंने पार्टीशन किया वो मैं क्या कर देता हूं, सपोज दैट ये वाला हो गया आपका 20 MB, ठीक है। ये मैं कर देता हूं 50 MB का, ये 50 MB का, ठीक है। तो ये अब आपका आ जाएगा 2110, ठीक है। और या मान लो चलो ये 60 MB कर देता हूँ, ये 60 MB हो गया, ठीक है, 60 MB का। तो 2120, ये 2120 तक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, 40 MB का फिर से एक पार्टीशन और कर दिया, या मान लो 30 MB का और पार्टीशन कर दिया। तो ये हो गया 2150, ठीक है, 2150, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको प्रॉपरली अरेंज करने के उसमें मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये मान लो मैंने कर दिया 70 MB का, ठीक है। तो अगर मैं 70 MB का करूंगा तो ये 2130 हो गया, और यहां क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 60, तो 2160 तक। तो यहां देखो मैंने 4 पार्टीशन किए हैं, ठीक है। ओएस एरिया को छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ओएस एरिया में आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कहां करोगे, बाकी रिमेनिंग एरिया में। तो ये आपका पहला ब्लॉक हो गया, ठीक है, पहला पार्टीशन। ये आपका दूसरा पार्टीशन हो गया, ये आपका तीसरा पार्टीशन हो गया, ये आपका चौथा पार्टीशन हो गया। 4 पार्टीशन आपने किया, एक पार्टीशन 40 MB का, एक 20 MB का, एक 70 MB का, एक 30 MB का पार्टीशन हो गया। समझते चलना, ठीक है। ये तो एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात करें, दूसरे में मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा ही बनाता हूं मैं। दूसरे में मैंने क्या किया, यहां देखो ये आपका 0 to 2000, अगर मैं बात करूं 0 to 2000, ये आपका हो गया ओएस का एरिया, ये ओएस का एरिया हो गया, ठीक है। अब मैं यहां बिल्कुल इक्वल इक्वल डिवाइड कर देता हूं। ये 2040, देखो ये 40 MB का एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद 2080, उसके बाद 2120, और उसके बाद 2160, सारे इक्वल पार्टीशन। मतलब देखो ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40, सारे के सारे 40 MB के पार्टीशन हो गए। लेकिन यहां भी देखो
तो पार्टीशन कितने हैं? 1 2 3 और 4। मैं यहां ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर देखो, जब आप बात करते हो फिक्स पार्टीशनिंग की, तो ये दो टाइप के होते हैं, अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग और इक्वल साइज पार्टीशनिंग, दो टाइप के होते हैं। तो यहां देखो, इसमें देखो पहला वाला जो केस है, ये आपका किसका एग्जांपल है? अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग का। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? अनइक्वल साइज पार्टीशन का। ठीक है, मतलब यहां आपके पास क्या हो सकता है? जो पार्टीशनिंग हो सकती है वो अनइक्वल हो सकती है। पार्टीशनिंग 4 ही है लेकिन अनइक्वल। और एक क्या है? इक्वल साइज पार्टीशन है। ये देखो आपका कैसा है? इक्वल साइज पार्टीशन है। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें बच्चे, तो अगर पहली चीज जो मुझे फिक्स और स्टैटिक पार्टीशन में समझ में आई, ठीक है, कि यहां पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस वो कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। नंबर ऑफ पार्टीशन ऑलरेडी फिक्स है, पहले से फिक्स है, कन्फ्यूग्रेशन के वक्त ही फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो यहां कितने हैं? इन दोनों में अगर आप देखो तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हैं? 4। दोनों में नंबर ऑफ पार्टीशन 4 है, ये मुझे समझ में आ गया। दूसरी बात मुझे समझ में आई कि जो साइज होगा ऑफ ईच पार्टीशन, ठीक है, मे और मे नॉट बी सेम। तो साइज की अगर मैं बात करूं तो मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, मे और मे नॉट बी सेम। देखो यहां क्या है? अनइक्वल साइज है, यहां पार्टीशन के अनइक्वल साइज है। एक का 40 MB है, दूसरे का 20 MB है, तीसरे का 70 MB है, फोर्थ का 30 MB है। ठीक है, यहां सारे के सारे इक्वल है। तो साइज जो पार्टीशन हो सकते हैं, इक्वल साइज के भी हो सकते हैं और डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री ऑफ पार्टीशन आर फिक्स। बाउंड्री फिक्स है, जैसे पहले पार्टीशन का बाउंड्री 2000 से 2040 तक है, यहां 2000 से 2040 तक। दूसरे पार्टीशन का 2040 से 60 तक है, यहां 2040 से 2080 तक। तो बाउंड्री फिक्स है। फिक्स मतलब जिसको हम मूव नहीं कर सकते। इक्वल साइज मतलब बराबर साइज के हमने दे दिए। ठीक है, अब कभी कभी इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स्ड साइज पार्टीशन। विथ फिक्स्ड साइज पार्टीशन, ठीक है, इसी का नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स साइज पार्टीशन या मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क। इसको हम ऐसा ही बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ टास्क। एक ही चीज है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात को समझना, यहां एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्पैनिंग। तीसरी बात कर रहे हैं हम, यहां एक कंसेप्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पैनिंग। तो समझते चलना स्पैनिंग क्या होता है। स्पैनिंग का मतलब ये होता है बेटा, स्पैनिंग का मतलब है ब्रेक करना। ठीक है, अगर आप प्रोसेस को ब्रेक कर पाओ तो स्पैनिंग हो रही है। प्रोसेस को ब्रेक करना, ठीक है, उसका मतलब हुआ स्पैनिंग हो रही है, मतलब स्पैनिंग अलाउड है। प्रोसेस ब्रेक कर देना या पार्टीशन को ब्रेक कर देना, उसको हम बोलते हैं स्पैनिंग अलाउड है। समझना मेरी बात। ठीक है, यहां रूल क्या है बेटा? यहां रूल ये है, कोई भी प्रोसेस आएगा, कोई भी प्रोसेस आएगा, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट पार्टीशन मिलेगा, आधा अधूरा पार्टीशन नहीं मिलेगा। दूसरा, कोई भी प्रोसेस आया, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट इससे और इससे फुलफिल हो रही है, मतलब दो पार्टीशन से फुलफिल हो रही है, वो पॉसिबल नहीं है। एक प्रोसेस एक ही पार्टीशन में जा पाएगा। ठीक है, तीसरा, प्रोसेस को अगर मान लो 60 MB चाहिए, जो इन दोनों को मिला के हो रहा है, तो मैं प्रोसेस को डिवाइड करके कुछ इसको दे दूं और कुछ इससे एग्जीक्यूशन करा लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कोई भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जिसको हम स्पैनिंग बोलते हैं, स्पैनिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब ना तो प्रोसेस डिवाइड होगा, ना तो पार्टीशन डिवाइड होगा, और एक पार्टीशन एक ही प्रोसेस को मिलेगा, एक प्रोसेस दो पार्टीशन को नहीं मिलेगा। ये सारी चीज स्पैनिंग मतलब ये सारी जो मिलने वाली है उसको स्पैनिंग बोलते हैं। स्पैनिंग में क्या होता है? प्रोसेस को आप ब्रेक कर सकते हो, स्पैनिंग में प्रोसेस को ब्रेक कर सकते हो, पार्टीशन को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्पैनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो बात ध्यान रखना कि एक पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस ही जा पाएगा। एक प्रोसेस को ब्रेक करके दो पार्टीशन में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, एक पार्टीशन को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब फोर्थ पॉइंट मुझे ये समझ में आई बात कि अगर कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है, तो स्पैनिंग इज नॉट अलाउड। तो स्पैनिंग जो होगा
वो अलाउड नहीं होगा। तो स्पैनिंग इज नॉट अलाउड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कॉन्टिग्यूअस में स्पैनिंग अलाउड नहीं है, ना तो पार्टीशंस ब्रेक होंगे ना प्रोसेस ब्रेक होंगे, और एक बार में सॉरी एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस रिसाइड कर पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? यस और नो बोलिए बच्चे, ये चीजें क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आ Yes, गई sir. बेटा? ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, अब देखो, अब मान लो एक प्रोसेस P1 है, ठीक है, उसको चाहिए 40 MB। दूसरा प्रोसेस है P2, उसको चाहिए, या एक पहला प्रोसेस को 30 MB चाहिए, सपोज दैट P2 है, उसको चाहिए मान लो 15 या 10 MB। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, फिर एक प्रोसेस है P3, उसको चाहिए 60। फिर एक प्रोसेस है P4, उसको चाहिए 5 MB। मतलब P1 को 30 MB चाहिए, P2 को 10 MB चाहिए, P3 को 60 MB चाहिए, P4 को 5 MB चाहिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो देखो, अब यहां बात आती है, तो हम समझते हैं जब P1 30 MB चाहिए तो वो चेक करेगा इनिशियली सीरियल से। ठीक है, तो P1 30 MB, तो ये पूरा का पूरा जो एक ब्लॉक है इसको मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक मिल जाएगा। तो इसमें जो 30 MB उसके यूज का है, तो P1 जो है वो 30 MB यूज करेगा। देखो, ये P1 जो है 30 MB यूज करेगा। ठीक है, और जो बचा हुआ एरिया है, मतलब इतना जो 10 MB का बचा हुआ है, ये 10 MB बचा हुआ है। देखो 30 MB उसने यूज कर लिया और 10 MB ये बच गया। देखो 10 MB बच गया। ठीक है, ये वेस्ट हो रहा है, 10 MB वेस्ट हो रहा है, ध्यान रखना। 30 MB उसने यूज कर लिया और 10 MB वेस्ट होगा, लेकिन क्या है, बट ऑब्वियसली पूरा का पूरा ही पार्टीशन मिल सकता है। हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई चलो 30 चाहिए तो 30 दे दें और 10 हम जो है वो दूसरे यूज में ले आए, नहीं, यहां तो फिक्स्ड है, कंफिगरेशन के वक्त ही फिक्स हो चुका है। तो 10 MB वेस्ट होगा, होने दो। ठीक है, दूसरा प्रोसेस P2 आता है, उसको 10 चाहिए, 10 MB। चलिए अच्छी बात है, उसको 10 MB चाहिए, तो देखा ये 20 MB वाला पार्टीशन उसको दे सकते हैं, तो 20 MB वाला पार्टीशन दे दिया, लेकिन चाहिए उसको कितना, 10। तो 10 का 10 पूरा का पूरा वेस्ट होगा, 10 उसने यूज कर लिया, और रिमेनिंग 10 जो मैं येलो कलर से वो कर रहा हूं हाईलाइट, ये जो रिमेनिंग 10 है वो आपके वेस्ट हो गए, ये रिमेनिंग 10 वेस्ट हो गए। चलिए ठीक है, तो यहाँ P1 आ चुका है, यहाँ P2 आ चुका है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद देखो P3 को चाहिए 60 MB, तो ये आगे 70 वाले में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो, यहां क्या होगा, यहां इसका 60 MB यूज हो गया। ठीक है, और रिमेनिंग जो आपका 10 MB है वो आपका वेस्ट हो गया। ये देखो इसका भी 10 MB वेस्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे क्या हुआ बेटा, आगे अगर देखो तो P4 आया, P4 को 5 चाहिए, 5 MB। तो बोले हाँ ठीक है, पार्टीशन तो है मेरे पास, तो P4 को इसने और भी कमी होगा, ये 5 MB मिल गया, मान लो ये इतना है 5 MB, लेकिन इसमें 30 MB थे, तो रिमेनिंग 25 MB, रिमेनिंग 25 MB जो है वो आपका वेस्ट हो गया। ये देखो यहां से 25 MB वेस्ट हो गया। ठीक है, 25 MB अनयूटिलाइज्ड है, ध्यान रखना। अब अगर मान लो P5 आता है और बोलता है मुझे केवल 30 MB या 40 MB चाहिए, ठीक है, तो देखो अब मेरे पास तो पार्टीशन बचे नहीं है, अब मेरे पास कोई भी पार्टीशन बचा हुआ है क्या, कोई भी पार्टीशन नहीं बचा हुआ है, तो मैं 40 MB जो है वो फुलफिल तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखा जाए तो मेरे पास अनएलोकेटेड मेमोरी 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 25 टोटल 55 यूनिट मेमोरी या 55 MB मेमोरी मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो मेरा मेमोरी एलोकेशन है वो कॉन्टिग्यूअस है, मैं एक साथ ही पूरा का पूरा पार्टीशन दे सकता हूं। ठीक है, आधा अधूरा पार्टीशन नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक है, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूं, मेरे पास अवेलेबल तो है, मेरे पास अवेलेबल 55 MB है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं 40 MB। क्यों नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक कंप्लीट चंक या कंप्लीट कहना चाहिए पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा अवेलेबल है, वो मैं एलोकेट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज कॉन्टिग्यूअस है। कॉन्टिग्यूअस में तो मतलब क्या हुआ, एक साथ क्या कहते हैं, पूरी की पूरी मेमोरी एलोकेट होती है, पार्शियल मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। ठीक है, ये तो पहली दिक्कत है। ठीक है, अब यहां देखो, अब हम समझते हैं दूसरी चीज को। अब अगर यहां देखो तो ये जो मेमोरी आपका यहां पास वेस्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट।
मेमोरी वेस्टेज को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट, ठीक है। और बिकॉज ये क्या हो रहा है, यहाँ 40 MB में से आपने 10 MB यूज नहीं कर पाए, क्योंकि आपको 30 MB चाहिए था, 10 MB आपका अनएलोकेटेड रह गया, तो आपके 40 एलोकेटेड में से 10 अनएलोकेटेड रह गया, क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी। इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब मेमोरी वेस्टेज, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब आपको चाहिए था 30 MB और मिला आपको कितना, 40, मतलब जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिला। तो बट ऑब्वियस है, जो ज्यादा मिला, जितना पोर्शन एक्स्ट्रा था, वो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। तो ये देखो, ये आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुआ, 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 ठीक है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन विच इज इंटरनल पार्ट ऑफ एलोकेटेड पार्टीशन, फ्रेगमेंटेशन which is internal part of allocated partition, allocated से जो internally बच गया वो आपका internal fragmentation कहलाता है, ठीक है। तो यहां देखो, मैंने यहां contiguous memory allocation बताया हुआ है और यहां internal fragmentation भी बताया हुआ है, ठीक है। whenever a method requests for the memory, the mounted size block is allotted to the method, just in case the memory allotted to the method is somewhat larger than the memory requested, then the distinction between allotted and requested memory is that the internal fragmentation. अगर आपने जितनी रिक्वेस्ट की उससे ज्यादा मिले तो जो डिफरेंस है वो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए बच्चे, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है? yes, बोलो बच्चे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात देखें तो देखो, इसी को हम थोड़ा सा चेंज यहां करेंगे तो आपको दूसरा प्रॉब्लम भी समझ में आएगा। मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटा। जैसे मान लो आपका रैम हो गया, रैम में से आप ये ले लो ओएस एरिया, ठीक है, ये आपका हो गया 2000 तक। उसके बाद अगला जो पार्टीशन आपने किया वो 40 MB का, ये यूजर एरिया है जहां आप यूज कर सकते हो। तो ये आपने 40 MB का पार्टीशन किया है, 2040 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपने पार्टीशन किया वो 20 MB का किया, ठीक है। तो ये मान लो 2060 तक आ गया एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जो पार्टीशन किया, अनइक्वल पार्टीशन कर रहे हो, ठीक है, वो 70 MB का किया, ठीक है। तो ये 70 MB का हो गया, ये आपका हो गया 2130 और ये आपका हो गया मान लो 30 यूनिट का, जो हो गया 2160, ठीक। एक और हमें जरूरत पड़ेगी, मैं दोनों ले लेता हूं, ठीक है। अब ये 2040 2060, ये आ गया 2130, ये हो गया 2160, ठीक है। ये आपका 30 MB का, ये आपका 70 MB का, ये आपका 20 MB का, ये 40 MB का, ये ओएस एरिया। यहां तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, समझते हैं। तो देखो बेटा, अब क्या हुआ कि मैंने बोला, फिर से मैं प्रोसेसेस लेता हूं। P1 प्रोसेस है, उसको चाहिए 20 MB। P2 प्रोसेस है, या मान लो 25 चाहिए इसको। P2 प्रोसेस है, उसको 12 MB चाहिए, ठीक है। P3 है, इसको 60 चाहिए और P4 को 10 MB चाहिए। इसको मान लो इसको भी 10 चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले P1 प्रोसेस आएगा 25 यूनिट, ये यहां लेके ये रिसाइड कर जाएगा, तो 25 इसको मिल गया, तो 25 यूनिट हो गया, ठीक है। यहां अगर आप देखो 25 यूनिट इसने लिया, तो 15 यूनिट जो है वो आपके कैसे है, वेस्ट हो गए, फ्रेगमेंटेड है, ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो 15 यूनिट आपके वेस्ट हो गए। अब अगर आप देखो P2 को 10 चाहिए, इसने 10 लिया और 10 यूनिट
फ्रेगमेंट में आ गए, वेस्ट हो गए। P3 को 60 चाहिए, इसने 60 लिया और फिर 10 यूनिट आपके वेस्ट हो गए। P4 की बात करें, उसने 10 यूनिट लिया और 20 यूनिट वेस्ट हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अब अगर मान लो P5 आया, जो मैं पिछला एग्जांपल ले रहा था, अब P5 आता है, ठीक है, और P5 को मान लो सपोज दैट 50 यूनिट की जरूरत है, 50 यूनिट की, तो बट ऑब्वियसली आप देख के ही बता दोगे कि ये फिक्स साइज पार्टीशन वाली बात है। ठीक है, तो फिक्स साइज पार्टीशन में अब आपके कोई भी पार्टीशन नहीं बचे। क्यों? क्योंकि ये पहला पार्टीशन था, ये आपका दूसरा पार्टीशन था, ये आपका तीसरा पार्टीशन था, ये आपका फोर्थ पार्टीशन था, टोटल 4 ही पार्टीशन थे। तो फिफ्थ पार्टीशन के लिए कुछ भी आपके लिए फिफ्थ कोई पार्टीशन ही नहीं है, तो आप बट ऑब्वियस 50 यूनिट इसको दे ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ क्या है, आपके पास मेमोरी कितनी बची हुई है, देखो कितनी वेस्ट जा रही है। तो 15 यूनिट प्लस 10 यूनिट प्लस 10 यूनिट प्लस 20 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35 प्लस 20 55 यूनिट तो बची हुई है। ठीक है, तो कोई अगर ऐसा मैकेनिज्म होता कि मैं रिमेनिंग जो अनयूटिलाइज मेमोरी है उसको यूज कर पाऊं तो काम हो जाता मेरा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। क्यों एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है? क्योंकि रीजन ये है कि जब अब नया कोई प्रोसेस आ रहा है और उसको मेमोरी चाहिए, ठीक है, लेकिन पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेमोरी तो है, लेकिन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू अनएलोकेटेड पार्टीशन। अनएलोकेटेड पार्टीशन, कोई अब आपके पास पार्टीशन ही नहीं है। ठीक है, कोई पार्टीशन नहीं है जिसको आप एलोकेट कर पाओ। ठीक है, और साथ में आप क्या कर पा रहे हो, अनएलोकेटेड मेमोरी को यूज नहीं कर पा रहे हो। जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, जो मेमोरी आपका वेस्ट हो रहा है उसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो। तो जहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा वहां एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको देखो यूज ही नहीं कर पाओगे, फिक्स साइज में यूज ही नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि पार्टीशन तो खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका यह भी है समझने का कि सपोज दैट अगर मान लो P1 है और P1 जो आता है उसको चाहिए 25 यूनिट, P1 आता है 25 यूनिट ले लेता है, चलो ठीक है, और 15 यूनिट आपका वेस्ट हो गया। अब जो P2 प्रोसेस है, P2 जो प्रोसेस है उसको चाहिए 90 यूनिट, उसको कितना चाहिए? 90 यूनिट। अब मेरे पास देखो, एक पार्टीशन तो फुल हो गया, दूसरा पार्टीशन अवेलेबल है, तीसरा पार्टीशन अवेलेबल है, फोर्थ पार्टीशन भी अवेलेबल है। लेकिन देखो यहां मेरे को P2 को कितना चाहिए? 90। ठीक है, और यहां मेरे ब्लॉक में यहां जो पार्टीशंस हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 70। मुझे चाहिए कितना? 90। तो फिर से मेरा क्या कहते हैं, दिक्कत क्या है कि अगर देखा जाए तो मैं 70 प्लस 20 कर दूं तो 90 हो जाए, 70 प्लस 30 कर दूं तो 90 हो जाए, लेकिन मैं इनको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। क्यों फुलफिल नहीं कर पाऊंगा बेटा? क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है कि मुझे एक पूरा का पूरा पार्टीशन एलोकेट करना होता है, कॉन्टिग्यूअस है, तो पूरा का पूरा पार्टीशन एलोकेट कर सकता हूं, मिक्स करके मैं एलोकेशन नहीं कर पाऊंगा, मिक्स एलोकेशन नहीं कर पाऊंगा। इसको भी हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी मिक्स करके तो है लेकिन पार्टीशन अनएलोकेटेड है, जो पार्टीशन है वो अनएलोकेटेड है, इसीलिए आप उसको अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो। पार्टीशन अगर 90 MB का होता तो मैं एलोकेट करा पाऊंगा। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आई बात, क्या समझ में बात आई कि पहली जो दिक्कत है फिक्स्ड या स्टैटिक पार्टीशनिंग के साथ, वो पहली दिक्कत क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मेमोरी जो वेस्ट हो रहे हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चलते, वो आपकी पहली दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, दूसरी दिक्कत आ गई, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, तीसरा फिक्स्ड पार्टीशन है, यहां डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग लिमिटेड होगी। जैसे कि देखो यहां अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 पार्टीशन है। ठीक है, यहां भी 4 पार्टीशन है, तो बट ऑब्वियस है हम 4 प्रोसेसेस एक बार में एकोमोडेट कर पाएंगे अगर कैपेसिटी पार्टीशन के अकॉर्डिंग हुआ तो, या कैपेसिटी पार्टीशन के बराबर या उससे छोटा हो तो हम 4 मैक्सिमम प्रोसेस को अलाउड कर पाएंगे। 5वां प्रोसेस अलाउड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 ही पार्टीशन ही है, तो 5वां प्रोसेस अलाउड ही नहीं हो पाएगा। तो यहां 4 से ज्यादा प्रोसेस को आप ला ही नहीं सकते। तो लिमिटेड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, लिमिटेड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, दूसरा और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पूरा, ये तो बात हो गई लिमिटेड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग।
डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसी है, लिमिटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। और पूरा का पूरा कॉन्टिग्यूअस जाएगा, ठीक है, इसीलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे के सारे क्या थे, प्रॉब्लम थे जो फिक्स्ड या स्टैटिक पार्टीशन में होते थे। एडवांटेज एक ही है, जो मैनेजमेंट है वो सिंपल है, सीधा सीधा लेते जाओ और आप पुट करते जाओ, मैनेजमेंट सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, प्रोसेस साइज की लिमिटेशन, ठीक है, एक मतलब कितने प्रोसेस आप ला सकते हो उसकी भी लिमिटेशन है, क्योंकि सब कुछ कब हो जा रहा है, सारा का सारा जो कन्फिग्रेशन जो है, पार्टीशनिंग जो है, वो आपका कन्फिग्रेशन के वक्त ही हो गया है। तो अब आगे कुछ भी उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। तो इसको मैंने यहां आपको थ्योरी बता भी दिया हुआ है, जो मैंने समझाया वो यहां लिखा हुआ भी है, ये आपके लिए मैंने रखा हुआ है जिसको आप रीड कर सको।